प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में जानेंगे बेस्ट मल्टी कैप फंड के बारे में। तो देखिए, बेस्ट म्यूचुअल फंड सीरीज का ये हमारा थर्ड वीडियो है। बेस्ट स्मॉल कैप फंड, बेस्ट फ्लेक्सी कैप फंड ऑलरेडी हमने पब्लिश किया हुआ है। बेस्ट मिड कैप फंड का भी बहुत डिमांड है, तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगा इक्विटी म्यूचुअल फंड्स पे वो मिड कैप फंड पे ही आएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप ये अच्छी तरह से समझ लें कि इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ बेस्ट मल्टी कैप फंड्स का नाम नहीं बताने जा रहा हूँ, बल्कि कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस बताने जा रहा हूँ, ताकि जब भी आपको कोई भी अच्छा इक्विटी फंड सेलेक्ट करना हो तो आपको अच्छी तरह से समझ में आए कि कौन कौन से पैरामीटर्स आपको चेक करने चाहिए। इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, पूरा देखें और अच्छी तरह से ज़रूर समझें। पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले तो ये जान लेना होगा कि ये मल्टी कैप फंड्स होते क्या हैं। तो देखिए, वैसे फंड्स जो कि अपने टोटल एसेट मतलब जो हमारे जैसे इन्वेस्टर्स वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, वो टोटल इन्वेस्टमेंट का एटलीस्ट 25% लार्ज कैप के स्टॉक्स में, एटलीस्ट 25% मिड कैप के स्टॉक्स में और एटलीस्ट 25% स्मॉल कैप के स्टॉक्स में इन्हें इन्वेस्ट करना होता है। और बाकी का जो 25% है वो कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, और थोड़ा बहुत डेट या कैश में भी रख सकते हैं। तो ये है मल्टी कैप फंड। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है ना फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप, ठीक है। तो मल्टी कैप नाम से ही क्लियर है, मल्टी कैप तो यहाँ पे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों में ही अच्छा खासा आपको एक्सपोजर मिलता है। इनफैक्ट यहाँ पे आपको मिड कैप और स्मॉल कैप में एटलीस्ट 50% का एक्सपोजर होता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं वेरी हाई रिटर्न जनरेट करने के लिए, तभी आपको मल्टी कैप के फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और ट्राई करना चाहिए कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होराइजन एटलीस्ट 10 ईयर्स का जरूर रखें। देखिए, फ्लेक्सी कैप नाम से वो क्लियर है ना, फ्लेक्सी कैप मीन्स वो कहीं भी अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, वहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन होता है। और यहाँ पे जो बेस्ट पार्ट मुझे लगता है मल्टी कैप का, वो है यहाँ का बेंचमार्क। देखिए, सभी जगह देखेंगे, पहले तो बहुत सारा बेंचमार्क हुआ करता था ना हर एक कैटेगरी में। उसके बाद फिर सेबी ने बोला कि नहीं, मैक्सिमम 2, तो एक BSE का होता है, एक NSE का होता है। लेकिन मल्टी कैप के फंड में आपको सिर्फ एक बेंचमार्क मिलेगा, वो NSE का बेंचमार्क, ठीक है। तो इसका बेंचमार्क का नाम है निफ्टी 500 मल्टी कैप 50-25-25। तो 50-25-25 का मतलब ये हुआ कि 50% लार्ज कैप, 25% मिड कैप और 25% स्मॉल कैप। बेस्ट मल्टी कैप फंड के बारे में जानने से पहले एक पॉइंट मैं क्लियर कर दूं ना, बहुत सारा क्वेरीज आता है NAV से रिलेटेड। देखिए, म्यूचुअल फंड में NAV से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। आप बिल्कुल इन चीज़ों को सीरियसली ना लें। NAV कम है ज़्यादा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप जो भी फंड सेलेक्ट करने जा रहे हैं, सिर्फ देखें कि बेंचमार्क के मुकाबले लॉन्ग टर्म में किस तरह का परफॉर्मेंस है, ठीक है। तो NAV के चक्कर में बिल्कुल ना पड़ना है। मैं अपना इन्वेस्टमेंट करते वक्त NAV देखता भी नहीं हूँ, क्योंकि उसका कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है। बहुत लोग NFO में जाते हैं ना कि NAV कम है, 10 का है तो बहुत ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। NAV का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे आप उन सारे मल्टी कैप फंड्स का डिटेल चेक कर सकते हैं जिन्होंने एटलीस्ट 1 ईयर कंप्लीट कर लिया है। जिस फंड ने 1 ईयर भी कंप्लीट नहीं किया, उसका क्या डिटेल आप चेक करेंगे, हाँ, क्या एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप AUM चेक कर सकते हैं कि एसेट अंडर मैनेजमेंट कितना है इन फंड्स का, करोड़्स में है सभी कुछ। उसके बाद 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर और 10 ईयर के डायरेक्ट प्लान का रिटर्न्स और साथ ही बेंचमार्क का रिटर्न आप चेक कर सकते हैं। तो चेक कर सकते हैं कि भाई बेंचमार्क के मुकाबले इन फंड्स का परफॉर्मेंस कैसा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म सभी कुछ आप डिटेल्स चेक कर सकते हैं। यहाँ पे इतने सारे फंड्स हैं और हमें कुछ टॉप फंड सेलेक्ट करना है, तो कैसे सेलेक्ट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इतने सारे फंड्स में हम वैसे फंड्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे जिनका AUM बहुत छोटा है। छोटा AUM मतलब 1000 करोड़ से भी छोटा AUM है, वैसे फंड्स को निकालेंगे, ठीक है। और साथ ही वैसे फंड्स को निकालेंगे जो कि रिलेटिवली बहुत नए फंड है ना, मतलब 3 ईयर्स भी जिन्होंने कंप्लीट नहीं किया है, क्योंकि उनका सफिशिएंट ट्रैक रिकॉर्ड हमारे पास अवेलेबल नहीं है एनालिसिस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जिन फंड्स को मैं निकाल रहा हूँ अच्छा है, ख़राब है। मैं सिर्फ इसलिए निकाल रहा हूँ कि या तो AUM छोटा है या फिर सफिशिएंट ट्रैक रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सारे फंड्स को मैंने रेड कलर से हाईलाइट किया हुआ है। इन सारे फंड्स को मैं निकालने जा रहा हूँ। बट हाँ, अगर किसी ने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है इन फंड्स में, तो इनका 1 ईयर का रिटर्न आप चेक कर सकते हैं, या फिर कुछ पुराना फंड है तो उसका रिटर्न भी आप यहाँ चेक कर सकते हैं। देखिए, अगर किसी ने ऑलरेडी कर दिया है, फंड का परफॉर्मेंस ठीक ठाक चल रहा है, या तो बेंचमार्क को बीट कर रहा है या बेंचमार्क से थोड़ा बहुत कम रिटर्न है, तो वहाँ पे तो कंसर्न नहीं होना चाहिए ना। अभी तुरंत आपने इन्वेस्टमेंट किया, थोड़ा टाइम देना चाहिए ऐसे फंड्स को। अगर अच्छा कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए जो भी रेड कलर से मैंने रिटर्न्स को हाईलाइट किया है लास्ट 1 ईयर, मतलब कि बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन हाँ देखिए, अगर थोड़ा बहुत डिफरेंस है बेंचमार्क से, कंसर्न नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है बेंचमार्क से, वहाँ पे कंसर्न होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास कुछ फंड्स मिल गए, ठीक है। अब इन सारे फंड्स में से कुछ और टॉप फंड हमें सेलेक्ट करना है। तो अब हम परफॉर्मेंस चेक करेंगे इन फंड्स का, क्योंकि यहाँ पे सफिशिएंट ट्रैक रिकॉर्ड हमारे पास अवेलेबल है। कम से कम 3 साल ये फंड्स कंप्लीट कर चुके हैं। हम देखेंगे कि वैसे फंड्स जो कि ज़्यादातर होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहे हैं, उसको बोलेंगे कि अच्छा फंड है, क्योंकि रिटर्न के लिए तो हम अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। और साथ ही ये सारे के सारे इंडेक्स फंड नहीं है, ये सभी कुछ एक्टिव फंड है। तो एक्टिव फंड में आप जो एक्सपेंस रेशियो है वो ज़्यादा देते हैं, तो बिल्कुल एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा दे रहे हैं, तो हमारा एक्सपेक्टेशन ये होना चाहिए कि ये फंड्स ज़्यादातर होराइजन में अपने बेंचमार्क को बीट करे। सारे होराइजन में ज़रूरी नहीं है बीट करे, कोई कितना भी अच्छा फंड हो कभी ना कभी वो अंडर परफॉर्म करता है, वो कंसर्न नहीं है। मैं बोल रहा हूँ ज़्यादातर होराइजन्स में, ठीक है। और अगर बेंचमार्क के आसपास भी रिटर्न आ रहा है कभी कभी, तो वो भी एक्सेप्टेबल है। बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस ज़्यादातर होराइजन में नहीं होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे अगेन मैंने रेड कलर से हाईलाइट किया हुआ जिन फंड्स को हम निकालेंगे। अब जैसे आदित्य बिरला ऊपर वाला देखिए, तो देखिए दोनों होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। उसके बाद बड़ौदा भी 2 होराइजन्स में बीट नहीं कर पा रहा है। HDFC 1 होराइजन में बीट नहीं कर पा रहा है, 2 ही होराइजन का अवेलेबल है। ITI का तो बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस है लास्ट 1 ईयर का। क्वांट का भी बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस है 1 ईयर का। देखिए इन फंड्स को मैं निकाल रहा हूँ बहुत सारे, लेकिन हाँ फिर से मैं इसमें से कुछ फंड्स को फाइनल लिस्ट में फिर से इंक्लूड करूँगा, रीज़न है, ठीक है। तो पूरा वीडियो देखिए, अच्छी तरह से समझें, ठीक है, अभी ना भाग जाएं। उसके बाद देखिए ये कुछ फंड्स हैं, तो इन सारे फंड्स को हम बोल सकते हैं कि पास्ट परफॉर्मेंस वाइज अच्छे फंड्स हैं, क्योंकि ज़्यादातर होराइजन्स में ये फंड्स अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहे हैं। देख सकते हैं ना, बेंचमार्क के मुकाबले ज़्यादातर होराइजन्स में इन फंड्स का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, ठीक है। अब आप लोग का क्वेश्चन आएगा, नहीं ये तो बहुत सारा फंड है, इतना सारा फंड आप बता रहे हो, कुछ और इसको कम करें, ठीक है। तो देखिए इसमें से भी अगर और कुछ कम, ये सारे फंड्स अच्छे हैं, मैं फिर से रिपीट कर दूं पास्ट परफॉर्मेंस वाइज, लेकिन अगर कुछ और कम करना हो तो देखिए ये होंगे टॉप 4 फंड्स, ठीक है। परफॉर्मेंस वाइज सारे का परफॉर्मेंस आप चेक करिए, बेंचमार्क के मुकाबले बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, ठीक है। तो ये सारे फंड्स को हम बोल सकते हैं कि फिलहाल जो भी परफॉर्मेंस अवेलेबल है इन फंड्स का, उसके आधार पर बोल सकते हैं कि सारे फंड्स फिलहाल बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, ठीक है। इसके बाद अगेन सिर्फ ये 4 बहुत अच्छा करा, इसका ये मतलब नहीं कि बाकी के फंड्स ख़राब हो गए, ठीक है। मैंने हमेशा बताया ना, क्योंकि देखिए रिटर्न है, 1-2 साल किसी फंड का अच्छा रिटर्न आ गया तो फिर उसका परफॉर्मेंस अच्छा दिखने लगेगा। इसका ये मतलब नहीं कि दूसरे फंड ख़राब हो गए, ठीक है। तो इसीलिए देखिए सारे फंड्स को मैंने यहाँ पर लिया। अगर इस तरह के फंड्स हैं किसी के पोर्टफोलियो में, तो आइडियली इस तरह का अगर अच्छा करा है तो बहुत अच्छा, लेकिन मान लीजिए कुछ समय से अंडर परफॉर्म करा है, थोड़ा और टाइम देना चाहिए, ठीक है ना। क्यों, मैंने देखिए इन लोगों को देखें, आदित्य बिरला जैसे देखिए अंडर परफॉर्मेंस है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन कोई खास अंडर परफॉर्मेंस नहीं है ना। लाइक लास्ट ईयर बेंचमार्क के आसपास ये रिटर्न है, ठीक है। और एक्सिस बंधन का तो खैर अच्छा ही परफॉर्मेंस है। बड़ौदा भी देखे तो कोई खास अंडर परफॉर्मेंस नहीं ना, मतलब थोड़ा बहुत। HDFC तो खैर 3 ईयर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, 1 ईयर थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस है। इसके कारण ये नहीं बोलेंगे फंड ही खराब है, ठीक है। ये सब समझ के रखें, ध्यान में रखें। इसीलिए मैं बोलता हूँ ना, वीडियो पूरा देखें अच्छी तरह से। थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्मेंस है कि खराब हो गया फंड, बिल्कुल भी नहीं। हम फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये सब रिटर्न आ चुका है, फ्यूचर में आएगा नहीं आएगा ये देखना है, ठीक है। उसी तरह से कोटक भी देखें ना, तो थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्मेंस, ऐसा नहीं कि हम इसके बेसिस बोल देंगे खराब फंड है, ठीक है। क्वांट देखिए मैंने रेड कलर से किया हुआ है, ठीक है। ऑल्दो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था कोविड के बाद से, लेकिन रीसेंट टाइम्स में अंडर परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा है। क्वांट को मैं हमेशा हाईलाइट करता हूँ क्योंकि इनका इन्वेस्टमेंट करने का तरीका थोड़ा अलग है, ठीक है। क्वांट पे ऑलरेडी मैंने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। तो मैं इनफैक्ट ना बेस्ट स्मॉल कैप, बेस्ट फ्लैक्सी कैप और क्वांट तीनों का डिटेल वीडियो जो है ना, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में देने जा रहा हूँ। अगर आप वॉच करना चाहते हैं तो वहाँ से वॉच कर लें। क्वांट देखिए पहले का जो इन्वेस्टमेंट करने का तरीका था, जिसके आधार पे इन्होंने बहुत ज़्यादा रिटर्न जनरेट किया ना, उसमें काफ़ी हद तक चेंजेस लाया है उन्होंने रिसेंट टाइम्स में, और वो एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसके कारण इतना ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, ये भी चेक करना चाहिए हमें। तो देखिए इन सारे फंड्स का आप यहाँ पे इन्फॉर्मेशन रेशियो चेक कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन रेशियो से हमें पता चलता है कि कोई भी फंड एक पर्टिकुलर रिस्क लेकर अपने बेंचमार्क के मुकाबले कितना ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर रहा है, ठीक है। तो ये जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा माना जाएगा, और अगर कम है तो ऑफकोर्स अच्छा नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जिस फंड ने ज़्यादा रिटर्न जनरेट किया उसका देखेंगे बहुत अच्छा है, लेकिन एक्सिस का देखिए ना 1 ईयर 3 ईयर तीनों में आपको बहुत अच्छा लग रहा है। उसके बाद नीचे अगर जाएंगे तो महिंद्रा का भी ठीक आपको लगेगा, उसके बाद ICICI का भी आपको ठीक लगेगा।
उसके बाद नीचे अगर जाएंगे तो SBI का भी 1 ईयर का तो ठीक है, 3 ईयर में तो निगेटिव आ गया है, तो ऑफकोर्स पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ पे देखिए निपॉन का 1 ईयर तो कोई खास नहीं है, लेकिन 3 ईयर में आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। तो इससे एक रफ आइडिया मिलता है कि भाई जिस तरह का रिस्क ले रहा है उसके आधार पे वो सही से रिटर्न जनरेट कर पा रहा है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि बहुत ज़्यादा रिस्क लेकर रिटर्न नहीं जनरेट कर पा रहा है, तो ये रिस्क एडजस्टेड रिटर्न से आपको ये पता चलता है, ठीक है। उसके बाद ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड जो कि मैं हमेशा आप लोग को बताता हूँ, इसे ध्यान से समझिए। इसी से आपको इन्वेस्टमेंट स्टाइल या फिर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी का पता चलता है कि म्यूचुअल फंड स्कीम इन्वेस्टमेंट कैसे करता है। पोर्टफोलियो बनाते वक्त इन डिटेल्स को ज़रूर चेक करें और इसके आधार पे ही अपने पोर्टफोलियो के लिए एक सुटेबल फंड सेलेक्ट करें। AUM तो पता होना ही चाहिए ना, बड़ा है छोटा है किस तरह का है। नंबर ऑफ स्टॉक्स कितने हैं, तो देखिए मल्टी कैप है ना, मल्टी कैप में जनरली आपको नंबर ऑफ स्टॉक ज़्यादा ही मिलेगा ज़्यादातर केसेस में, क्योंकि यहाँ पे उन्हें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों में ही अच्छा खासा एक्सपोजर लेना होता है, तो इसीलिए देखना है ज़्यादा ही है नंबर ऑफ स्टॉक्स। और टर्नओवर रेशियो मीन्स कितना ज़्यादा चर्निंग कर रहे हैं ना, बाय एंड सेल कर रहे हैं एक साल में, एक पीरियड में, ठीक है। और पी रेशियो पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग रेशियो कितना होता है, तो देखिए बेंचमार्क का पी रेशियो अगर देखेंगे ना, निफ्टी 500 मल्टी कैप 50 25 25, तो उसका पी रेशियो है 27.4, ठीक है। तो यहाँ पे पी रेशियो आपको पता चल जाएगा कि भाई उसके मुकाबले कम है कि ज़्यादा है, ठीक है। तो AUM से स्टार्ट करते हैं। निपॉन का AUM बहुत बड़ा हो चुका है, ठीक है, लेकिन बाकियों और ICICI का भी थोड़ा AUM आ गया, लेकिन इन दोनों का तो छोटा ही है, अभी कोई खास बड़ा नहीं है। नंबर ऑफ स्टॉक्स सभी का बहुत ज़्यादा है, महिंद्रा का रिलेटिवली थोड़ा कम है। टर्नओवर रेशियो अगेन महिंद्रा का बहुत ज़्यादा है, ICICI का भी थोड़ा ज़्यादा है, जबकि निपॉन का बहुत कम है। पी रेशियो देखेंगे तो यहाँ पे एक्सेस तो जाना जाता है ना हाई पी रेशियो के लिए, तो इसका ज़्यादा है। निपॉन का भी ज़्यादा है, जबकि ICICI का बहुत कम है और महिंद्रा का भी रिलेटिवली कम है, ठीक है। यहाँ पे ये क्लियर कर दूं कि टर्नओवर रेशियो के आधार पे ये नहीं बोल सकते हैं कोई अच्छा है ख़राब है, इससे सिर्फ उसका इन्वेस्टमेंट स्टाइल करने का, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी पता चलता है ना कि भाई उसका स्ट्रैटेजी क्या है। अब कोई फंड बहुत ज़्यादा चर्निंग करके अगर अच्छा रिटर्न जनरेट कर दे रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन माना जाता है जनरली कि भाई वो थोड़ा रिस्क ज़्यादा ले रहा है, तो ये आप ध्यान में रखें, चर्निंग ज़्यादा है मतलब रिस्क थोड़ा ज़्यादा ले रहा है। उसी तरह से पी रेशियो के आधार पर आप नहीं बोल सकते हैं कि फ़ंड अच्छा है ख़राब है, इससे सिर्फ आपको उसके इन्वेस्टमेंट करने के तरीके का पता चल रहा है ना, कि ग्रोथ ज़्यादा है या वैल्यू ज़्यादा है या फिर हाइब्रिड है, किस तरह का इन्वेस्टमेंट करने का तरीका है। लेकिन एक्सेस हमें पता है ना, मोस्टली ग्रोथ स्टाइल के लिए जाते हैं, उनका पी रेशियो थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है। और उसी तरह से ICICI का देखें या फिर HDFC का देखें, जनरली इनका पी रेशियो थोड़ा आपको कम देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे वैल्यू का जो वैल्यू स्टॉक्स का एक्सपोजर है थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इससे सिर्फ आपको वो पता चलता है। पोर्टफोलियो बनाते वक्त मिक्स करके रखें थोड़ा, ठीक है, ताकि जो भी अच्छा करे थोड़ा बहुत आपका एक्सपोजर वहाँ पे रहे और पोर्टफोलियो उसके कारण आपका ठीक ठाक रिटर्न जनरेट करता रहे। यहाँ पे मार्केट कैप एलोकेशन चेक कर सकते हैं, तो सभी जगह आपको एटलीस्ट 25% के आसपास का मिलेगा। देखिए अगर कहीं 25% से कम थोड़ा बहुत दिख रहा है तो दिक्कत नहीं, वो मोस्टली उसको कर लेंगे, या फिर ना जनरली म्यूचुअल फंड कंपनीज थोड़ा बहुत डेरिवेटिव्स में भी एक्सपोजर लेते हैं, उसके थ्रू ये 25% उनका होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मोस्टली लार्ज कैप ही है, बड़ा नेचुरली ना ज़्यादातर लार्ज कैप में रखेंगे, और जो मिनिमम है मिड कैप स्मॉल कैप वो भी रखा हुआ है इन्होंने। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर देखें ना तो स्मॉल कैप अगर आप देखें तो महिंद्रा मनुलाइफ ने ऑलमोस्ट 30% का स्मॉल कैप में रखा हुआ है, ठीक है। और लार्ज कैप में रिलेटिवली अगर आप देखें तो महिंद्रा का थोड़ा कम है लार्ज कैप में, ठीक है। और कैश इक्विवेलेंट देखें तो ICICI का बहुत ज़्यादा है, 8% के आसपास, ह्यूज अभी भी कैश या फिर कैश इक्विवेलेंट में रखा हुआ है। और महिंद्रा ने भी थोड़ा बहुत रखा हुआ है, जबकि एक्सिस और निपॉन ने ऑलमोस्ट पूरा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।